Good morning, everyone, and welcome to the class. We are doing the revision of the chapter Constitution Why and How. And in this regard, we have discussed some of the questions which are given in your textbook, and we have done up to question number 8. And today we will do question number 9. Uh, in this question, it is given that Rajat, a boy, is asking his teacher the question. The question is the Constitution is a 50-year-old and therefore outdated book. No one took my consent for implementing it. It is written in such tough language that I cannot understand it. Tell me why should I obey this document? If you were the teacher, how would you answer, Rajat? This is the question which is asked by one of the students कि constitution is 50 year, it is more than 50 year, it's actually 70 years old constitution, and no one has taken the view of the present generation. So, and moreover, it is written in such a language, the language is so tough that the boy is saying that he is not able to understand the content of the constitution. Then why should he obey the constitution? तो you will have to give reasons कि क्यों हमें आज भी after even after 70 years of its making आज भी हमें क्यों इसको मानना चाहिए, है ना? So the first important reason for obeying the constitution is the constitution is 70 years old, है ना? But the constitution is not same as it was in the year 1950. If we compare the constitution of 1950 and the constitution of 2020, we find there will be there is so many differences, so many changes have occurred in the constitution. Why? How? Because there is provision to amend the constitution in the constitution itself. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ही ये प्रोविज़न किया गया है कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करना है तो उसके लिए हमें क्या प्रोसेस फॉलो करना होगा. वी हैव डिस्कस दिस कि देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ प्रोसेसेस इन ऑर्डर टू चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन. तो कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट ओल्ड सेम ओल्ड बुक जो कि आज से 70 ईयर्स पहले था, वो वही कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है. जैसा नीड होता गया अकॉर्डिंग टू द नीड, अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग टाइम, कॉन्स्टिट्यूशन भी चेंज किया है. कितने सारे नए चीज़ इसमें ऐड हुए हैं, कितने सारी पुरानी चीज़ें इसमें से डिलीट हुई हैं. तो कॉन्स्टिट्यूशन इज आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट अ डॉक्यूमेंट, सिंपल डॉक्यूमेंट, अ डेड डॉक्यूमेंट. नो, इट्स नॉट अ डेड डॉक्यूमेंट, इट्स अ लिविंग डॉक्यूमेंट. ये लिविंग है, ये जिंदा है. क्यों? क्योंकि ये बदल रहा है. जैसे जैसे टाइम चेंज हो रहा है, जैसे जैसे नीड्स अराइज हो रहे हैं, उसके अकॉर्डिंगली कॉन्स्टिट्यूशन भी बदल रहा है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी कांट सी कि ये ओल्ड है. ये ओल्ड होते हुए भी नई चीज़ों को, नए एलिमेंट्स को अपने अंदर रखा हुआ है. नए एलिमेंट्स को आने का इसने स्कोप छोड़ा हुआ है. इसने चेंज के लिए प्रोविज़न किया हुआ है कि अगर कोई भी चेंज चाहिए तो आपको क्या करना है. So the first argument we will give, Rajat, is our constitution is a living document. It's not outdated. जो चीज़ लिविंग है उसको हम आउटडेटेड नहीं कह सकते हैं क्योंकि वो बदल रहा है. इट इज़ चेंजिंग अकॉर्डिंग टू नीड. और जो चीज़ें बदल रही हैं जिसको हम मॉडिफाई कर सकते हैं उसको हम ओल्ड नहीं कह सकते, उसको हम आउटडेटेड नहीं कह सकते, उसको हम डेड नहीं कह सकते. वो चल रहा है और बहुत अच्छे से चल रहा है. ओके. एंड देन द सेकेंड पॉइंट,
द इट्स ओके कि तुम्हें किसी ने भी आज की जो जनरेशन है उन इन जनरेशन का ओपिनियन तो नहीं गया उसमें, बिकॉज द कॉन्स्टिट्यूशन वाज मेड अराउंड 70 years ago. तो उस समय जो अभी लोग आ रहे हैं, जो न्यू जनरेशन आ रही हैं, उनके ओपिनियन उसमें नहीं है, बट जो हमारे पहले के लोग थे, उस समय के जो लोग थे, उनका वो रिप्रेजेंटेटिव बॉडी था, दो इट वाज नॉट constituted on the basis of universal adult franchise, still it was representative body. तो जब हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली था, उसमें वो एक रिप्रेजेंटेटिव बॉडी था, उसमें लोगों के रिप्रेजेंटेटिव्स गए हुए थे और उन्होंने मिलके उस कॉन्स्टिट्यूशन को फॉर्म किया था। और इसको इसका इस बेसिस पे हम नहीं कह सकते कि हमारा पार्टिसिपेशन नहीं है, क्योंकि हमारे ही कंट्री के जो लोग थे उन्होंने ही मिलके इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया है। तो और साथ ही साथ चेंज का भी प्रोविज़न है। तो इसलिए हम इस कॉन्स्टिट्यूशन को हमें मानना चाहिए, क्योंकि हमारे जो लोगों के रिप्रेजेंटेटिव थे उन्होंने ही इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया है। तो सेकंड आर्गुमेंट वी कैन गिव that the Constituent Assembly was a representative body. Constituent Assembly एक representative body थी. Then we see कि किस तरह से representative थी. It was representing all the communities like Sikhs, Muslims and general. And then there was dominance of Congress in the Constituent Assembly, and the Congress itself was not a party of a particular group or section or uh, इंटरेस्ट, किसी एक इंटरेस्ट की या एक ग्रुप की या एक सेक्शन की पार्टी नहीं थी कांग्रेस, बल्कि कांग्रेस जो थी वो पूरी कंट्री को रिप्रेजेंट करती थी। और जब कांग्रेस का डोमिनेंस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में था, तो इट मीन्स कि द होल कंट्री वाज रिप्रेजेंटेड थ्रू द कांग्रेस पार्टी। सो एंड मोर ओवर वी हैव सीन कि 28 पीपल जो थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर, दे बिलोंग टू द शेड्यूल कास्ट। तो इस तरह से रिप्रेजेंटेशन था वहाँ पे, प्रॉपर रिजर्वेशन था। एंड इट इज़ नॉट पॉसिबल कि सब किसी के आगे आने वाले जनरेशन के भी ओपिनियन को लिया जाए इन द मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। दैट इज वाई देयर इज प्रोविजन फॉर द अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि जो भी चेंजेस आ रहे हैं समय के हिसाब से, उसमें कॉन्स्टिट्यूशन में भी वो चेंजेस ले आए जाए। तो इसलिए वी मस्ट फॉलो द कॉन्स्टिट्यूशन। So these are the two important reason कि एक तो ये लिविंग डॉक्यूमेंट है, एंड देन जो असेंबली ने बनाया वो एक रिप्रेजेंटेटिव बॉडी थी। कैसे रिप्रेजेंटेटिव बॉडी थी, यू विल हैव टू गिव द all information regarding that. Okay, and now we see there is question number 10, and this question number 10 is regarding a discussion. The discussion is on the experience of the working of our constitution. जो 70 years से हम देख रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन का जो वर्किंग हो रहा है, जिस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन काम कर रही है, उसके रिगार्डिंग ये डिस्कशन हो रहा है, जिसमें तीन लोग जो हैं वो डिस्कशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। हरबंस है, नेहा है एंड नजीमा है। हरबंस, नेहा एंड नजीमा। And we will see कि what is the opinion of all these three people. हरबंस का क्या opinion है? हरबंस is saying that the Indian Constitution has succeeded in giving us a framework of democratic government. Okay, Indian Constitution जो है उसने हमें एक democratic government का framework दिया है और ये इसमें successful रही है. Then Neha is saying कि the Constitution made solemn promise of ensuring liberty, equality and fraternity. Since this has not happened, the Constitution has failed. It is the opinion of Neha कि Constitution ने ये हमसे promise किया था कि it will ensure liberty, equality and fraternity, but
ये चीज़ें हमें नहीं मिल पाई हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशन फेल हो गया है, इट्स नॉट अ सक्सेसफुल कॉन्स्टिट्यूशन। देन द ओपिनियन ऑफ नजीमा इज कि कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ नॉट फेल्ड अस, we have failed the constitution. It is not the constitution which has failed, but actually we have made the constitution fail. We are responsible for this. So these are the three people who has gave their opinion regarding the working of the constitution. And now the question is, do you agree with any of these positions? If yes, why? If not, what is your own position? So you will have to answer कि किसके साथ तुम अग्री करते हो और किसके साथ तुम अग्री नहीं करते हो। जिसके साथ इफ यू आर अग्रिंग विथ any of these three, then why are you agreeing? If you are not agreeing, then why you are not agreeing, and what is your position? Okay, so what we find कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में ये जो चीज़ें कही गई हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हरबंस कह रहा है कि एक डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का फ्रेमवर्क हमें प्रोवाइड किया है कॉन्स्टिट्यूशन ने, एंड द कॉन्स्टिट्यूशन हैज इज सक्सेसफुल इन दिस रिगार्ड। दिस इज अ करेक्ट ओपिनियन, हरबंस ने बिल्कुल सही कहा है, क्योंकि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर को इस्टेब्लिश करता है। कॉन्स्टिट्यूशन इज ओनली देयर टू ले द स्ट्रक्चर, फ्रेमवर्क वो हमें देता है कि आपको ऐसे काम करना है, ये आपको एक स्ट्रक्चर बना के दे दिया गया, अब इसके ऊपर आप बिल्डिंग बनाइए, है ना। तो जो एक फ्रेमवर्क जो बना के दिया वो तो डेमोक्रेटिक है। हमारे यहाँ डिवीजन ऑफ पावर है, फेडरल स्ट्रक्चर को हमने अडॉप्ट किया, कंसंट्रेशन ऑफ पावर नहीं किया, डिसेंट्रलाइजेशन को हमने अडॉप्ट किया। देन हमने जो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट है, लाइक लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, उनके बीच में हमने पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने चेक एंड बैलेंस को अडॉप्ट किया। देन हमारी कंट्री के अंदर सेक्युलरिज्म को हमने अडॉप्ट किया। देन हमें फंडामेंटल राइट्स दिया, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें फंडामेंटल राइट्स दिया, जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है फॉर द ग्रोथ ऑफ आवर पर्सनालिटी। हर तरह की फ्रीडम मिली, इक्वालिटी मिली। तो फ्रेमवर्क तो पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन ने बहुत ही सक्सेसफुली क्रिएट किया है, इसमें किसी भी तरह का कोई भी हम नहीं कह सकते हैं कि गलत अनसक्सेसफुल रहा है फ्रेमवर्क प्रोवाइड करने में। कॉन्स्टिट्यूशन ने बिल्कुल ही सक्सेसफुली जो है वो फ्रेमवर्क प्रोवाइड किया है, और इसके लिए हरबंस का जो ओपिनियन है उसको हम सपोर्ट करेंगे इन बेसिस पे। हरबंस में हम देखेंगे देयर आर check and balance among the organs of the government. Then there is division of power. Then there is a provision of fundamental right. Then our constitution also provides for free and fair election. And in order to conduct this election in a free and fair manner, there is provision for election commissioner. Then we have this the Constituent Assembly adopted universal adult franchise. So all these are indicators that our constitution makers were successful
in providing a framework for democratic form of government. Okay, and now we see that Neha is saying that the constitution is not able to ensure, though it has promised to ensure equality, liberty, and fraternity uh, to the people of the country, but actually it has not been successful in providing all these things. So it's a failure. The constitution is a failure. In this opinion of Neha, we see that it is not a correct opinion. Why it is not a correct opinion? Because the constitution can only give us a framework. The constitution uh, is not about governance. Constitution is a rule book ना. ये तो रूल्स बनाते हैं, कैसे क्या होगा, एवरीथिंग इज डिसाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन. तो कॉन्स्टिट्यूशन ने तो अपना काम सही से किया. हमें इक्वालिटी का प्रोविज़न है, लिबर्टी का प्रोविज़न है, एवरीथिंग इज देयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन. फंडामेंटल राइट्स हमारे बहुत ही इलेबोरेटेड फंडामेंटल राइट्स हैं, बट in actual practice we find कि we are not getting all these things. तो problem is not with the constitution, the problem is with the implementation. constitution ने अपना काम किया, but उसका implementation नहीं हुआ सही तरीके से, and that is the problem. तो we can't say कि constitution has failed. और ये जो नेहा ने कहा है उसी का जवाब है नजीमा का. उसने बिल्कुल सही कहा, इट्स नॉट द फेलियर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस को इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं सही से, तो इट इज द फेलियर ऑफ द पीपल. ये कॉन्स्टिट्यूशन का फेलियर नहीं है. तो आई टोटली डिसएग्री विथ नेहा. हरबंस को हम अग्री कर रहे हैं, नेहा को हम डिसएग्री कर रहे हैं, और नजीमा को हम अग्री कर रहे हैं. हम नेहा को किस पॉइंट पे डिसएग्री करेंगे? हम नेहा को इस पॉइंट पे डिसएग्री कर रहे हैं कि नेहा जो है सीज ऑफ द ओपिनियन कि कॉन्स्टिट्यूशन फेल हो गया है. इट इज नॉट द फेलियर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. Yes, of course, we are in our country still there is problem of inequality, still there is problem of lack of freedom, but we can't blame our constitution for all these things. Constitution ने provision किया and उसको implementation नहीं हुआ है. तो अगर हमें नेहा के अगेंस्ट लिखना होगा तो हम क्या लिखेंगे? We do not agree with Neha because the constitution provided the framework. The constitution provided the framework, the responsibility of implementation lies with the people. Actually, जो नेहा ने कहा है उसका ही जवाब है नजीमा का कि ये it is not the failure of the constitution. The constitution has not failed us. Constitution ने हमें फेल नहीं किया है, बल्कि हमने constitution को फेल किया है. And we can't say कि government is responsible for this. Who is making the government? We, the people. अगर हम क्रिमिनल को अपॉइंट वोट दे रहे हैं, we are voting the criminals who are contesting elections. So this is not the fault of the government, this is the fault of the people. तो प्रॉब्लम ये नहीं है कि हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में प्रॉब्लम है या कॉन्स्टिट्यूशन में डिफेक्ट्स है. कॉन्स्टिट्यूशन इज कम्प्लीटली फाइन.
The problem is with the implementation, and who is implementing? The government is can't blame the government, because who is making the government? Who is responsible to make that government? We the people, we are electing them. So ultimately the responsibility lies with the people, not with the government or with the constitution. तो सब कुछ अच्छा है, एवरीथिंग इज फाइन, बट उसका इम्प्लीमेंटेशन सही नहीं हो रहा है, बिकॉज वी आर अलाउइंग ऑल दीज थिंग्स टू हैपन. वी आर गिविंग आवर प्रीसियस वोट टू द क्रिमिनल्स. होता है ये. कॉन्टेस्ट करने के लिए पॉलिटिकल पार्टी तो उनको टिकट दे सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, बट जब हम वोट देते हैं तो हम क्यों उन्हें वोट दे रहे हैं? तो प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम हमारे साथ है, हम लोगों के साथ है, जो कॉमन पीपल हैं, जिनसे मिलकर के ये कंट्री बना है. उन्होंने इस कॉन्स्टिट्यूशन को फेल किया है. करप्शन है तो क्यों है? हम अलाउ कर रहे हैं करप्शन को, इसलिए करप्शन है. तो द व्यू ऑफ नजीमा इज 100% करेक्ट, and it is not the constitution which failed us, but we the people of the country who failed the constitution. So this is all your textbook questions, and other than this you have to do some questions from within the chapter which I am giving you the question, and I will discuss the answers also. So the first question is, define constitution. It's a 1-mark question. Which is very easily you can do this, कि constitution को कैसे हमें define करना है. And now the second question which we can make from this chapter is to why do we need a constitution, or what are the functions? Why do we need a constitution? और इसी में what are the functions of the constitutions? Both are same. The answer of both the questions will be the same. Then there can also be some question like how do the constitution represent the aspiration of the people? Aspirations and goals of the people. Okay, so in the second question you don't face any difficulty in writing the answer, because all the points are given in the book. I have discussed everything in very detail. Why do we need a constitution? हमें constitution की need क्यों होती है? We have discussed all these things, कि जैसे constitution का जो हमने first point देखा था, constitution जो function करती है वो यही होता है कि it represent the aspirations of the society. It represents the goals and aspirations of the society. It is there. Then the second point is it allows coordination among different groups of people. जो different groups of people country के अंदर रहते हैं उनके बीच में ये coordination maintain करती है. Then third point की it decides कि who will form the government, how the government will be formed, and what will be the powers of the government. Then it also limits the powers of the government. So these are the main functions which is done by a constitution. Then it also gives an identity to the people, है ना?
that is also one of the most important function of the constitution. So these are the five important functions of the constitution. And then how do the constitution जो एक एक फंक्शन है उस पे अलग अलग सेपरेटली क्वेश्चन हो सकते हैं. How do the constitution represent the aspiration and goals of the people? How do the constitution give constitution give us how does the constitution give us a fundamental identity, है ना? How does the constitution bring coordination among different groups of people? How does the constitution limit the powers of the government? So हर एक जो फंक्शन है कॉन्स्टिट्यूशन का उस पे एक सेपरेट क्वेश्चन बन सकता है जो कि 3 मार्क्स तक का क्वेश्चन हो सकता है. ओके. एंड अदर देन दिस जो मेजर पॉइंट्स हमारे इसके अंदर हैं वो हैं जैसे कि हाउ डज फ्रॉम वेयर द कॉन्स्टिट्यूशन गेट्स इट्स अथॉरिटी. कहाँ से कॉन्स्टिट्यूशन को अथॉरिटी मिलती है और व्हाट आर द फैक्टर्स which make the constitution effective. Now we can write the fourth question. From where does the constitution get its authority? या इसी के साथ हम एक और क्वेश्चन जोड़ सकते हैं. From where does the constitution gets its authority? कहाँ से अथॉरिटी मिलती है? क्यों हम कॉन्स्टिट्यूशन को ओबे करते हैं, है ना? What are the factors which make a constitution effective? What are the factors which make a constitution effective? And in this we will write all those points like mode of promulgation, किस तरह से constitution existence में आया, that is very important, which gives us its authority. Then we will see other than this point there is also that the substantive provision of a constitution is also important, that also play a prominent role in making it effective. Like if all the sections of the society find some reason to go along with the constitution, then the constitution is very much effective, constitution is very much successful. Then the constitution in the constitution there must be provision for balanced institutional design, so that no one or no single organ of the government should overuse its power or misuse its power. There should be distribution of power, balance होना चाहिए. So these are the main factors which make a constitution effective. And now we come to the Indian constitution जिसमें हम लिखेंगे. The question is, how was the Indian constitution made? How was the Indian constitution made? In this we will give that कैबिनेट मिशन प्लान का जो के अकॉर्डिंगली जो चीज़ें हुई थी कि पॉपुलेशन के बेसिस पे 10 लाख के पॉपुलेशन पे एक रिप्रेजेंटेटिव होंगे, देन 3 कम्युनिटीज़ होंगे, देन प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली से मेंबर्स जो हैं वो इलेक्ट होके आएंगे, और जो हमारे प्रिंसली स्टेट्स थे वो कंसल्टेशन के बेसिस पे आएंगे. सो ऑल दीज थिंग्स विल बी देयर. एंड देन the another question is
discuss the composition of Constituent Assembly. कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की कंपोजिशन, जिसको कि हम लोग कितने मेंबर्स थे एक्चुअल फर्स्टली, देन आफ्टर जब डिवीज़न हो जाता है कंट्री का तो फिर उसमें कितने मेंबर्स होते हैं, देन वी विल डिस्कस इन दिस, यू विल आल्सो हैव टू राइट द different communities which were there in the constituent assembly. Then there was dominance of Congress party, 82% of the members belong to Congress party, then 28 members belong to this scheduled caste. All these things should be there. And then we will see the factors which make Indian constitution effective. यहाँ पर जो हमने factors देखा ये it was in general, सबके लिए ये था, but now we will focus only on the Indian constitution. What are the factors? What are the factors or reasons also which make Indian constitution effective? In this also you will have to write the composition. पहला आपको composition आ जाएगा कि हमारे constituent assembly का क्या कैसा composition था, how was it composed, कैसे वो representative body था, and that representative body होने के कारण उसको ये मिला authority मिली, वो effective हुआ, बहुत ज़्यादा successful हुआ. And then the second thing was the principle of deliberation. हर जो प्रोविज़न हमने अडॉप्ट किया उस सब पे काफ़ी ज़्यादा डिस्कशंस हुए, बहुत डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस आते थे, कॉन्फ्लिक्ट्स होते थे, और हर मुद्दे पर काफ़ी विचार विमर्श डिबेट डिस्कशन के बाद ही डिसीजन लिया जाता था. और इसके अंदर आपका जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है वो है पब्लिक रीजन, कि किस तरह से पब्लिक रीजन के बेसिस पे डिलिब्रेशंस होते थे. दैट इज इम्पॉर्टेंट, इसके अंदर वो पॉइंट जरूर आपका आना चाहिए. एंड देन वी विल सी कि प्रोसीजर क्या हमने अडॉप्ट किया. जैसे हमारे यहाँ कमिटी सिस्टम थी कि 8 मेजर कमिटीज थे और उसके जो हेड होते थे वो they were the very prominent eminent leaders, and उन लीडर्स के बीच में वो नहीं था कि वो सभी एक जैसा सोचते थे. they were having difference of opinion, और उन्होंने यही एफर्ट किया कि जो भी डिसीजन लिया जाए वो कंसेंसस से हो, ताकि एक अगर सिंगल मेंबर भी डिससेटिस्फाइड नहीं होना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन से, क्योंकि अगर सिंगल मेंबर भी डिससेटिस्फाइड है इट मीन्स कि द सिंगल मेंबर कैन रिप्रेजेंट अ होल ग्रुप, तो पूरे की पूरी ग्रुप, पूरे का पूरा सेक्शन उस प्रोविजन से डिससेटिस्फाइड हो सकता था. तो इसका भी एफर्ट किया गया. एंड देन उसके बाद का जो पॉइंट है वो हमारा है कि इनहेरिटेंस ऑफ द नेशनलिस्ट मूवमेंट. जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग का जो प्रोसेस था उसमें हमने नेशनल मूवमेंट से बहुत कुछ इनहेरिट किया. जो बेसिक जिसको हम कह सकते हैं कि फ्रेमवर्क जो था वो नेशनल मूवमेंट से ही आया, उसके ऊपर इन्होंने अपना बाकी के प्रोविजंस को इंक्लूड किया. तो inheritance from nationalist movement, and in this you must mention the objective resolution which was presented by Pandit Nehru, and this objective resolution पे हमारा separately question भी हो सकता है. Then institutional arrangement, जो institutional arrangement हमारे constitution makers ने किया वो बहुत ही
इफेक्टिव था। In this institutional arrangement, the constitution makers have borrowed different provisions from different countries according to the and they make them suitable according to the need of the country. तो ये हमारे मेजर रीजंस हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को इफेक्टिव बनाने के लिए, या फिर कॉन्स्टिट्यूशन सक्सेसफुल अगर है तो वो क्यों है. दीज आर द रीजंस विच आर मेकिंग आवर कॉन्स्टिट्यूशन सक्सेसफुल कॉन्स्टिट्यूशन. ओके. And then what do you mean by objective resolution? What do you mean by objective resolution which was presented by Nehru? And discuss its important contents. So, the objective resolution was the aims or objectives of the Constituent Assembly, which was there in front of them, and it was presented by Nehru. और इसकी जो main content है, we have discussed that. It is also given in the book. We have discussed in a very detailed manner. Then the next question, which is very important, Indian Constitution is a bag of borrowing. Indian Constitution is a bag of borrowings. Comment. In this, you will have to give yes. We have adopted so many different things from different countries, like FPTP हमने ब्रिटेन से लिया, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी हमने यूएस से लिया, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी हमने आयरलैंड से लिया, इक्वालिटी लिबर्टी एंड फ्रेटर्निटी हमने फ्रेंच से लिया, क्वाजी फेडरलिज्म हमने कनाडा से लिया. फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये बताना है, देन यू विल से कि क्यों हमने ऐसा किया. बिकॉज हमने बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन से बहुत सारी चीज़ों को लिया, इस कारण से ऐसा कहा जाता है कि ये एक वो है बैग ऑफ बोरोइंग है. बट इसके पीछे कुछ रीज़न थे. एक तो टाइम ऐसा था, बहुत दिन लंबे समय के मतलब उसके पहले काफ़ी सारे कॉन्स्टिट्यूशन बन चुके थे, एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाना वाज नॉट पॉसिबल. और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स का ये एम नहीं था कि वो एक बिल्कुल नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाए या परफेक्ट कॉन्स्टिट्यूशन बनाए, बल्कि एक वर्किंग कॉन्स्टिट्यूशन बनाना था. और उन्होंने जो भी प्रोविजंस को लिया वो सारे जो थे वो कैसे थे, और उन सबको ऐसा नहीं कि बस जैसा था वैसा उठा लिया, बल्कि अपने कंट्री की नीड के अकॉर्डिंगली उसमें चेंजेस लाए और तब उसको अडेप्ट किया. सो दिस इज ऑल योर चैप्टर, एंड नाउ in the next class we will start a new chapter.